हे गाइस, हेलो एवरीवन। डेली एमसीक्यू सीरीज़ इंडियन इकोनॉमी की जो चल रही है उसमें हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर थे उनको हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 मीडियम इंटरप्राइजेज आर डिफाइंड एज दोज विद इन्वेस्टमेंट्स। मतलब कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे और जो मध्यम उद्योग हैं उनके विकास का जो एक्ट था 2006 का जो एक्ट था उसमें कितनी ऐसी निवेश की इतनी ऐसी राशि है जिसमें हम क्या है मध्यम उद्योगों के लिए रखी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का इसमें क्या है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसमें क्या है, अभी करंट का अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसको अब चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे क्या है, जो ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना के चलते जो आर्थिक सहायता यानी कि जो प्रोग्राम चलाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो अभी अलग अलग सेक्टर को जो भी फंड डिवाइड किया है, तो इसमें एमएसएमई इसमें भी क्या है 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो दिया गया है। तो इसमें अभी ये क्या है, ये चेंज हो गया है। तो इसमें जो आप नोट कर लेना, मैं इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तीनों की इसमें बता देती हूँ कि इसमें क्या चेंजिंग हुए हैं। इसमें नोट कर सकते हो आप। इसमें क्या है, माइक्रो आता है, माइक्रो, स्मॉल एंड थर्ड कौन सा है, मीडियम। ठीक है, तो माइक्रो में क्या है, माइक्रो में हम क्या है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ जो टर्नओवर है वो क्या है 5 करोड़ तक हो सकता है। ठीक है, और जो स्मॉल में है वो क्या है, वो 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक है। और जो मीडियम में है, मीडियम में क्या आएगा 20 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक। ठीक है, अभी इसमें ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर अब इसमें कितना पूछा है, मीडियम का पूछा हुआ है, तो मीडियम में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 20 करोड़ से 100 करोड़ तक का है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। यानी कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये औद्योगिक अवस्थिति का जो सिद्धांत था वो किसके नाम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें लोश आते हैं, वेबर आते हैं एंड क्रिस्टलर आते हैं, तीनों ही आते हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या बताता है? इसमें एक क्या है, एक केंद्रीय स्थान सिद्धांत है जो क्रिस्टलर ने 1966 में दिया था, क्रिस्टलर ने 1966 में दिया था, और लोश ने इसको 1954 में दिया था। ठीक है, तो इसमें ये क्या बताता है, ये क्या है, एक मार्केटिंग जो भी प्रोसेस होती है उस पर बेस्ड है, और ये सिद्धांत जो है मार्केटिंग सेंटर जो है उसको कैसे हम श्रेणीबद्ध करते हैं उसका एक तरीका बताता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और औद्योगिक अवस्थिति में एक और सिद्धांत इंक्लूड है, औद्योगिक स्थिति। इस सिद्धांत में क्या है, वेबर ने 1928 में, और इनके बाद और भी अर्थशास्त्री हुए हैं, जैसे मोसेस हुए हैं, होवर हुए हैं, इन्होंने अलग अलग मतलब ईयर्स में इन्होंने इसको डिफाइन किया था। ठीक है, और इनका जो मुख्यतः इनका जो फोकस रहा था वो किस पे रहा था, ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, परिवहन लागत पे इनका मुख्य केंद्र बिंदु था। और इन्होंने क्या है उस स्थान का चुनाव किया जहाँ पे जो शिपिंग के इनपुट और आउटपुट है उसकी जो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन गैव द पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक रोल इन द इंडियन। यानी कि कौन सी औद्योगिक नीति थी, कौन सी औद्योगिक नीति क्वेश्चन नंबर कौन सा, विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन गेव द पब्लिक सेक्टर अ स्ट्रेटेजिक रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि जो औद्योगिक नीति है हमारी, उसमें जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें उसकी स्ट्रेटेजिक रोल, उसका जो सामरिक महत्व है वो क्या था, कौन से ईयर में था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1956 में। और ये क्यों था, 1956 की जो औद्योगिक नीति थी वो क्या थी, क्या बताती है? इसमें क्या है, इसको तीन जो उद्योग हैं, इस नीति में जो उद्योग थे उसको 3 सेक्टर में हमने इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट में क्या बताया था,
फर्स्ट में 17 उद्योगों को रखा गया था जिनका क्या है, जिनका विकास सरकार को करना था, ठीक है। इनका विकास तो क्या है, गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद इसका जो दूसरा वर्ग था उसमें क्या है, टोटल 12 उद्योग रखे गए थे और जिनके विकास के लिए जो अधिक से अधिक भागीदारी क्या है वो गवर्नमेंट को करनी थी, यानी कि गवर्नमेंट को करने का प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट तीसरे वर्ग में इसमें क्या रखा, उन से जो भी जितने भी उद्योग बचे हैं उन उद्योगों को रखा गया जो कि इन दोनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि ये जो दो उद्योग हैं इन दोनों के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी जो शेष जो भी बच गया उसमें ये क्या है, ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर में है। और जो ये 12 उद्योग थे ये क्या है, निजी सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों के अंडर में थे, ठीक है। और जो तीसरे वर्ग में शेष जो भी बच गए वो सारे क्या हैं, वो निजी सेक्टर को इसमें प्राथमिकता दी गई, यानी कि वो पूरे के पूरे क्या है, निजी सेक्टर को दे दिए गए थे, ठीक है। और लेकिन जो ये 12 उद्योग वाला है इसमें क्या है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो अधिक था निजी सेक्टर के कंपेरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 10th प्लान पीरियड वाज, यानी कि जो 10th 5 ईयर प्लान था उसमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो कितना रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8.8%। ये तो मतलब डेटा है, इसमें समझाने का कुछ वो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजेस्ट द करेक्ट चॉइस अबाउट द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स। इसमें क्या बताना है, इसमें हमें जो हमारा एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स की जो नेचर है उसके बारे में हमें सही कथन बताना है कि कौन सा सही कथन है। तो सबसे पहला कथन क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ द मार्केट फेलियर इज सिमिलर टू पब्लिक गुड्स अंडर पब्लिक फाइनेंस। तो ये क्या है, जो पब्लिक फाइनेंस जो है ये क्या है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू पे कैन बी नेगेटिव। बिल्कुल सही है कि भुगतान की जो हमारी विलिंगनेस यानी कि इच्छा शक्ति जो है वो क्या है, नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल सही है। जो भी हम एनवायरनमेंट में हम जैसे वायु जो है या अदर जो भी थिंग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उसमें हमारी जो पे करने की जो इच्छा है वो क्या है, नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है इट डील्स फॉर आइटम विच आर नॉट यूज्ड, यानी कि ये उन आइटम से भी रिलेट करता है जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है इट डील्स फॉर आइटम विच आर यूज्ड, और उन आइटम्स से भी रिलेट होता है जिनका यूज़ हमारे द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 2, 3 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड would be used for estimation of price change of a house due to either pollution or good environment like existence of the park and scenic beauty, ठीक है। मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि जो भी हमारा पर्यावरण में जो प्रदूषण होते हैं या फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट है, गुड एनवायरनमेंट है, जैसे इसमें बताया है कि पार्क एंड सीनिक ब्यूटी, यानी कि देखने लायक जो सौंदर्य होता है वो, या फिर पार्क जो है उसके कारण जो हमारा हाउस है उसकी अगर कीमत में चेंज आता है, ठीक है, तो उस कीमत में चेंज का जो ऑब्जर्वेशन है वो किस पद्धति के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेडोनिक मेथड। हेडोनिक मेथड क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी आपको इसका बताया है कि ये क्या होता है, फिर भी इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हेडोनिक मेथड या इसको हिंदी में कहते हैं सुखवाद पद्धति, ठीक है, सुखवाद पद्धति। तो ये क्या बताती है, सुखवाद पद्धति क्या बताती है, एक तो ये क्या है कि किसी भी मतलब जो एनवायरनमेंट की जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं उनके कारण जो भी जो हाउसेज है या कोई अदर बिल्डिंग है उसमें अगर उसकी प्राइसेस में चेंज आता है तो उसका क्या है, इसका आंकलन करने हेतु इस पद्धति का, इस मेथड का हम क्या है यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ये क्या है एक इवेल्यूएशन मेथड है, ठीक है। हेडोनिक प्राइस या सुखवाद पद्धति जो है ये क्या है एक इवेल्यूएशन मेथड है। इसके अंतर्गत हम एनवायरनमेंट में उन इकोनॉमिक सेवाओं को इंक्लूड करते हैं जो क्या है सीधे सीधे क्या है जो मार्केट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मूल्यों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि जहाँ पे कहीं जगह पे क्या है पार्क है या फिर शुद्ध हवा है, तो उनके कारण यानी कि उन क्वालिटी के कारण किसी हाउस की अगर कीमत में चेंज आता है तो वहाँ पे वो क्या है क्वालिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, सुखवाद पद्धति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ लाइफ टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही
नहीं है या उपयुक्त नहीं है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या बता रहा है कि देर आर 8 कॉलम इन अ लाइफ टेबल, बिल्कुल सही है। इसमें इसके जो कॉलम है वो कितने टाइप्स के हैं, जो जीवन सारणी है उसमें क्या है 8 स्तंभ होते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपने डिटेल में, जो लाइफ टेबल है इसमें 8 स्तंभ हैं, उसके क्या क्या रूल हैं, क्या क्या इसके फॉर्मूले हैं, वो अगर आपने देखना है तो प्लेलिस्ट में इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसके 8 कॉलम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताता है इट टेल्स द एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट, यानी कि ये जो एज स्पेसिफिक होती है उसकी क्या है, मृत्यु दर को बताती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ लाइफ टेबल, यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक एज होती है उसकी जो जन्म दर है वो क्या है, हम लाइफ टेबल से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है जो हमारे मोर्टिलिटी रेट है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एज स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी एस्टिमेटेड, बिल्कुल सही है। इससे क्या है, हम जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको भी हम क्या है एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसेंस ऑफ वेज गुड्स मॉडल एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर PR ब्रह्मानंदा इन द इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में जो ब्रह्मानंद हैं उन्होंने क्या है एक मॉडल दिया था, वेज गुड्स मॉडल, यानी मजदूरी वस्तु मॉडल। तो इसका सार क्या है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर देख लेते हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी, हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट टेल्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम ऑन द वेज रेट एंड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो वेज रेट और जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है उससे क्या है, जो हमारे फूड्स आइटम्स हैं उनमें जो कमी होती है उसके इम्पैक्ट को बताता है, ठीक है। यानी वेज रेट और ग्रोथ रेट के कारण जो फूड आइटम्स हैं उनमें अगर कोई कमी होती है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में ये क्या है डिस्कस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द हाईएस्ट क्रॉप प्रोडक्शन स्टेट्स गिवन इन लिस्ट, मतलब हाईएस्ट क्रॉप कौन से प्रोडक्शन की हुई है वो हमने क्या है इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो इसमें पहला ए है हाईएस्ट क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल टोटल कोर्स क्रिल्स, एंड बी है उत्तर प्रदेश है राइस, सी है महाराष्ट्र पोटैटो, एंड डी है गुजरात। तो इसको हमने क्या है मिलाना है। तो ए वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा जो खेती है वो किसकी होती है, तो इसका राइट ये किसके साथ इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है राइस की फसल जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ए जो है उसका तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ से हम जो आंसर है वो डायरेक्ट यहाँ से हम दे सकते हैं, यानी कि ए का 2 आना चाहिए। तो इनमें से किसी में 2 नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें यहाँ पे 2 बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट ठीक हो जाएगा कि ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद भी हम देख लेते हैं कि जो यूपी है वहाँ पे कौन सी फसल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो इसका ये यूपी में क्या आता है, पोटैटो आता है, ठीक है, थर्ड पे। एंड महाराष्ट्र जो है वो क्या है, टोटल कोर्स यानी कि टोटल जो मोटा अनाज है वो इसमें होता है। एंड नेक्स्ट आता है गुजरात, गुजरात में क्या है मूंगफली का जो है ग्राउंड नट जो होते हैं, ग्राउंड नट जो होते हैं वो गुजरात में इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फाइंड आउट द करेक्ट कम्बिनेशन। करेक्ट कम्बिनेशन हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट बोला है कि इफ़ मार्केट प्राइस इज हायर फार्मर विल सेल टू द गवर्नमेंट। तो इसमें ये क्या बताता है कि यदि जो बाजार मूल्य हैं वो अगर ज़्यादा होते हैं तो किसान क्या है सरकार को बेचेंगे।
और हमें बताना क्या है, मिनिमम स्पॉट प्राइसेस के बारे में जो भी सही कथन है उसको हमने बताना है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इन इंश्योर मिनिमम एश्योर्ड प्राइस फॉर द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स, यानी कि ये किसानों की जो पैदावार होती है, जो भी प्रोडक्शन होता है, उसके लिए क्या है, न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। एंड थर्ड बताता है इट हेल्प इन फूड सिक्योरिटी मिशन, ये खाद्य सुरक्षा जो लक्ष्य है उसमें सहायता करता है। बिल्कुल सही है थर्ड। नेक्स्ट है दिस हायल रिवार्डिंग द फार्मर बिकॉज दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट ऑन देयर प्रोड्यूस, यानी कि क्या है, किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि ये क्या है, अपनी पैदावार पर बड़ा लाभ कमाते हैं। बिल्कुल गलत है ये, इतना कथन तो बिल्कुल सही है कि किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि ये क्या है, मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है वो निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि 2 और 3 कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम कल यहीं से ही दोबारा इसको शुरू कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।